Assalamualaikum, good morning, subha Good morning everybody, welcome to Jio Pakistan with Huma and Abdullah and it is cold. It is पता cold. नहीं क्या हुआ over the weekend, well पता नहीं क्या नहीं, हम आपको बताएंगे क्योंकि इसी से अंदाज़ा लगा लें कि कोयटा में इस वक्त -3 टेम्परेचर जा रहा है, तो फिर आपको पता है वो हवाएं आती हैं और यूजुअली तो सरबेरिया से आती हैं हमारी हवाएं, लेकिन इस मरतबा कोयटे से आ रही हैं और जिसकी वजह से कराची में पर्टिकुलरली साहिली जो ज़िला है कराची का उसमें खासी ठंड हो गई है, क्योंकि मुझे कल कराची सेंट्रल में जाने का इत्तेफाक हुआ। आई वंडर के या तो समुंदर से साहिल समुंदर से दूरी या फिर वाकई इतने गुंजान आबाद और इतने कंजस्टेड हो चुके हैं बाज़ इलाके कराची के जो बड़े कुशादा और बड़े ज़बरदस्त हुआ करते थे, फॉर इंस्टेंस नॉर्थ नाज़माबाद, लेकिन कि अभी मैं यहाँ से तो तैयारी के साथ गया था, अपने घर से तैयारी के साथ गया था कि स्वेटर वगैरह पहनने की ज़रूरत पड़ेगी शाम के औकात में, लेकिन वहाँ लिटरली पंखे चल रहे थे। मतलब आपके कहने की सारी बात का मतलब मकसद ये है कि कहीं सर्दी और कहीं मैं ये कह रहा हूँ कि किस तरह ये कंक्रीट का जंगल और आबादी का बेतहाशा बेहंगम तरीके से बढ़ जाना और जिसकी वजह से सर्टनली सब्ज़ा भी कम होता है, ये टेम्परेचर पर असरअंदाज होता है। ये मैंने कल एक ही शहर में विटनेस कर लिया कि कराची के सेंट्रल में मुझे ये एहसास हो रहा था जैसे ठंड नहीं है, और जिस तरह मैं जनूबी ज़िले की तरफ आया कराची के जो साहिल समुंदर से करीब है, तो मुझे एहसास हो रहा था कि कराची में सर्दी बहुत बढ़ गई है। ये भी अजीब बात है, बारिश का तो हमें पता था कि पूरे शहर में कहीं बारिश हो रही होती है कहीं नहीं हो रही थी, और विच मेक्स एक्चुअली सेंस एज वेल कि बादलों से आपको अंदाजा हो जाता है, लेकिन सर्दी का तो आई थॉट कि मतलब वो एक ही होता होगा पूरा एक शहर। आप खुद सोचें कि इतनी अगर बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शंस होंगी, ऊंची ऊंची इमारतें होंगी, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होंगी जिसकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगी, और एक जंगल होगा आबादी का गुंजान आबाद इलाके में, सो सर्टनली उसकी वजह से टेम्परेचर में आई गेस वो उतनी ठंड महसूस नहीं होगी। The things that you learn and find out on Jio Pakistan, तो लिहाजा this is also something जो मुझे अभी पता चल रहा है। लेकिन दिसंबर का महीना है भाई, सर्दी कम हो ज़्यादा हो, सर्दियों का महीना है तो सर्दी फिर हो भी तो रही है ना थोड़ी बहुत, एंड जो इन्जॉय कर रहे हैं वो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन सर्दी के साथ साथ ही अजीब व गरीब बातें जो हमारे साथ, मतलब कोई मौसम अच्छी तरह इन्जॉय करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, जैसे कि गैस तो आ ही नहीं रही। मतलब कहा गया था जी गैस के औकात होंगे और खाने के वक्तों पे गैस आएगी और सारी पूरी एक वो डिस्क्रिप्शन दी गई थी। मैं वल्ला आपको ये बताऊं, मैं जहां रहती हूं और बड़ी मेन स्ट्रीट ऑफ कराची, जहां पूरी स्ट्रीट में 2 हफ्तों से गैस है ही नहीं, किसी टाइम पे गैस नहीं आ रही। तो वो होता है ना पायलट चलने वाली गैस, गीजर का पायलट या चूल्हे की आंच जल जाए, वो भी नहीं है ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत गैस मेरी यहाँ कुछ औकात में आती है, जैसे कि रात 3:30 बजे का मैंने अलार्म लगाया हुआ है, रात 3:30 बजे का अलार्म मैंने लगाया हुआ है और रात 3:30 बजे उठ के मैं गीज़र ऑन करता हूँ, क्योंकि उस वक्त गैस का प्रेशर इस काबिल होता है कि अगर 2 घंटे गीज़र चल जाए तो सुबह के औकात में चंद घंटे आपको गर्म पानी नसीब हो जाता है। लेकिन अब सर्टनली इतनी महंगाई में आप अपने बहुत सारे खर्चे कर्टेल करके इलेक्ट्रिक गीज़र, इलेक्ट्रिक चूल्हों और फिर उनके बिल्स को भुगतने की तैयारी कर रहे हैं हम समय। ये एक्चुअली मैं नोटिस कर रही थी और मुझे बड़ा गुस्सा भी चढ़ा हुआ था, फ्रस्ट्रेटिंग था, बिकॉज मेरी सहेली का बाहर से फ़ोन आया एंड शी वाज लाइक आर यू एंजॉयिंग द वेदर। रियली यू कांट एंजॉय द वेदर। जब इस किस्म की मुश्किलात हो ना तो आप एंजॉय भी नहीं कर सकते। और ये गीज़र वाला, इलेक्ट्रिक गीज़र की जो बात करें ना, पहले मैंने कभी इतने सालों में सोचा भी नहीं था कि लेने का, लेकिन माशाल्लाह हमारे यहाँ हर साल एक नई चीज़ की एडिशन हो जाती है, बिकॉज सिस्टम्स आर नॉट वर्किंग, तो आपको फिर एक जुगाड़ लगाना पड़ता है या कोई एक्स्ट्रा चीज़ जो कि आपके खर्चे में एक्चुअली नहीं होनी चाहिए वो आपको लेना पड़ता है। अब इलेक्ट्रिक गीज़र भी और उसकी बिजली परेशान हो रही है क्योंकि पाकिस्तान तो दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। अच्छा स्टॉप, बिल्कुल हम आज का ये हफ्ता ऐसी बातों से शुरू नहीं कर रहे। जितना सस्ता तरीन मुल्क है ये हम सब भुगत रहे हैं, ये हम कह नहीं रहे हैं, या बरसर इख्तिदार जो लोग हैं उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। खैर हमारे पास बहुत सी बातें हैं और इसके अलावा भी बहुत से गम है, इसके अलावा भी बहुत से गम है। बिलाखिर पता नहीं हफ्तों क्यों लग जाते हैं बलूचिस्तान में कोई आवाज़ हो और जो कि अपने हकूक़ के लिए बुलंद हो रही हो और एहतजाज कर रही हो, क्यों हमें हफ्तों लगते हैं उनकी बात सुनने में या ये रियलाइज़ करने में कि जनाब इनकी बात सुननी है, ये हमारे और आप जैसे ही पाकिस्तानी हैं। सो बिलाखिर वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया है और उसकी क्या पेशरफ्त है ये भी हम आपको बताएंगे। सो हम ज़रा कल मैं थोड़ा सा ड्राफ्ट कैचअप किया मैंने कल, जियो सुपर पे बराह रास्त देख रहे थे सब लोग ही, मेरे अब्बा तो बहुत ही बगौर देख रहे थे, तो हम आपको बता दें कि क्या
एक्चुअली हुआ है। फिर बलूचिस्तान में जो गवादर को हक तो तहरीक चल रही है उस सिलसिले में भी आपको अपडेट्स देंगे। मेहमान भी कुछ हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 7 में टीमों की तश्कील अब हो गई है मुकम्मल। सो इट्स कंप्लीट। बहुत से तजस्सुस, बहुत से सवालात, कौन किधर जाएगा, ये सारी बातें भी हो रही थी। तमाम 6 फ्रेंचाइजेस ने ड्राफ्ट से खिलाड़ियों का इंतखाब किया और PSL ड्राफ्ट की तकरीब पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर हम सब ने लाइव देखी। और पाकिस्तान सुपर लीग का 7वां एडिशन शुरू होगा। डेट्स नोट कर लें, 27 जनवरी से शुरू हो रहा है, नए साल के पहले महीने के आखिर में। और इस बार भी आपको ये भी याद दिला दें कि इस बार भी 6 टीमें हैं जो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन तो हमारी बहुत ज़्यादा होती है सारी टीमों से, लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है कुछ बैठ जाती हैं, कुछ काफ़ी ऊपर चली जाती हैं। लाहौर कलंदर्स की कप्तानी इस बार कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी करेंगे। सो दैट इज़ समथिंग न्यू। और लाहौर कलंदर्स ने प्लैटिनम कैटेगरी में फ़ख्र जमान की खिदमात जो हैं वो हासिल की हैं। कराची किंग्स ऑन दी अदर हैंड, उनकी क़यादत कौमी टीम के कप्तान स्टाइलिश बैटर और किंग ऑफ ड्राइव बाबर आजम करेंगे। और कराची ने प्लैटिनम कैटेगरी में क्रिस जॉर्डन, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कॉलिन मुनरो और मुल्तान सुल्तान्स ने टिम डेविड, पेशावर ज़ल्मी ने हज़रतुल्लाह ज़ज़ाई और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जेसन रॉय को पिक कर लिया है। तो ये न्यू एडिशन है। बूम बूम। शाहिद खान आफरीदी भी PSL सीजन 7 में कोयटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा होंगे। सो एक टीम की क़यादत कर रहे होंगे होने वाले दामाद और दूसरी टीम में खेल रहे होंगे सुसर साहब। How wonderful is that? That is pretty cool actually. ये मैच पड़ेगा जब ये मैच पड़ेगा वैसे कोयटा और लाहौर का जब मैच होगा तो हम सब देखेंगे कि क्या होता है। जबकि उमर अकमल सिल्वर कैटेगरी में कोयटा में शामिल हो गए हैं। सो ये सारी है मुख्तसर एक अपडेट इन केस यू मिस्ड इट येस्टरडे, क्योंकि संडे होता है ना, इंसान की अपनी पर्सनल बहुत मसरूफियात होती हैं। बट अभी हम आपको बलोचिस्तान में जो जारी है ये ज़रा बहुत अरसे से एक्चुअली, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया और वैसे न्यूज़ अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता ही होगा कि क्या हो रहा था। लेकिन फाइनली इट हैज़ बीन हर्ड, बलोचिस्तान में गवादर को हक दो तहरीक 28 रोज़ से जारी है। रहनुमा जमाते इस्लामी मौलाना हिदायतुर रहमान की क़यादत में माहीगीरों समेत हज़ारों अफराद जो हैं वो धरना दिए बैठे हैं। और शुरका का अहम मुतालबा बलूचिस्तान की समुद्री हदूद से ट्रॉलर्स की गैर कानूनी माहीगीरी रोकना और ईरान के साथ सरहदी तजारत से पाबंदी हटाना है। तो ये मेन इनके पॉइंट्स थे। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से पॉइंट्स हैं जो हम आपको बताते हैं। मंशियात की रोकथाम और पीने के साफ पानी की फराहमी भी धरने के शुरका के 19 मुतालबात में शामिल है। बड़ा ही मुझे दुख होता है कि समथिंग एज सिंपल एज क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के लिए इनको ऑलमोस्ट 1 महीने से वहाँ खड़ा होकर डिमांड करनी पड़ी है, जो कि ये भी पता था बड़ी अच्छी तरह के शुरू के 1-2 हफ्ते तो कोई नहीं सुनने वाला। ये तो इतना टिक गए हैं तो सुन लिया। और हज़ारों की तादाद में ख़वातीन और मर्द दोनों बाहर निकले तो शायद सुनी गई है, लेकिन ये पहले ही सुन लेने चाहिए मामलात। और कितने बेसिक ये मुतालबात हैं। क्या ही वैसे कोई मुतालबा कर रहे हैं, ना कोई आपसे कानून और आइन में तब्दीली का मुतालबा किया जा रहा है, ना किसी एम्बेसडर की मुल्क बदरी का मुतालबा किया जा रहा है, ना कोई तोड़ फोड़ करके पुलिस वालों को कत्ल किया जा रहा है। और सच बताऊं ये तो इतना मांग के चीजें लेने वाली हैं भी नहीं, ये तो वैसे ही इनको प्रोवाइड करनी चाहिए एज सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान। इट इज एज बेसिक एज दैट के समुद्रों में गैर कानूनी शिकार की वजह से इन लोगों का रोजगार तकरीबन खत्म होकर रह गया है। तो ये कह रहे हैं कि जो गैर कानूनी मछलियों का शिकार है ये बंद करा दें ताकि हम अपनी रोजी रोटी कमा सकें, अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना खिला सकें। मतलब हमें हफ्तों लग गए ये बात सुनने के लिए या इसकी तरफ तवज्जो देने के लिए। ये प्रायोरिटी दुरुस्त सेट करने की ज़रूरत है। मुजाहिरों की गूंज अब बिलाखिर वज़ीर आज़म इमरान खान के कान तक पहुँच गई है। वज़ीर आज़म ने ट्विटर पर जारी बयान में कहा कि गवादर के जफाकश माहीगीरों के जायज़ मुतालबात का नोटिस ले लिया है और उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वज़ीर आला बलूचिस्तान से भी बात करेंगे। खैर अगर पता नहीं आई वंडर सूबाई हुकूमत किसी काम की होती तो अब तक तो ये मसला हल हो चुका होता। इससे पहले शुरका के मुतालबात के हल के लिए मुज़ाकराती कमेटी भी बनाई गई थी और मुशीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लागू के मुताबिक 19 में से 16 मुतालबात माने जा चुके हैं। उसमें 19 डिमांड से जिसमें से 16 डिमांड गवर्नमेंट ने पूरे की हुई, 3 डिमांड रहते हैं। एक डिमांड उनकी थी ट्रॉलिंग के हवाले से, उसमें भी उन्होंने कहा का बिल्कुल कमी आई है, कम हुआ है, लेकिन मैं अगर उठूँगा ये फिर बढ़ेगा। मैंने कहा भी इस चीज़ का मैं जिम्मेदार नहीं। दूसरी चीज़ थी कुछ बोट्स और कुछ व्हीकल्स कस्टम एक्ट के तहत पकड़े गए। अभी कस्टम एक्ट को
और उसके तहत जो केस होते हैं उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो हमारे इदारे इख्तियार से ऊपर है। तीसरी बात क्योंकि बॉर्डर के हवाले से कि बॉर्डर को आप लोग FC से लेकर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को दें, हम कर रहे हैं, ये होनी भी चाहिए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, लेकिन ये एक रात में नहीं हो सकता है, उसके लिए आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। और आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी बलूचिस्तान के मसाइल के हल का वादा करते हुए बलूचिस्तान पैकेज लाने का ऐलान किया है। अनफॉर्चुनेटली जो पे दर पे हुकूमतों ने आके वहाँ पे जो गवादर की पोर्ट के ऊपर बात तो की, लेकिन जो बुनियादी मसले ही थे, यानी बिजली है, गैस है, पानी है, ये मसाइल ही वहाँ पे हल नहीं हुए। जो मौजूदा हुकूमत है वो इन मसाइल के हल के लिए बड़ी आगे तक जाने को तैयार है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल तमाम जो मुतल्लिका इदारे हैं, लोग हैं, बलूचिस्तान की हुकूमत है, उनसे बातचीत की है और इस हफ्ते इंशाअल्लाह हम इसके ऊपर एक बड़ा कम्प्रिहेंसिव, पहले भी इसके ऊपर जो साउदर्न बलूचिस्तान पैकेज है, बड़ा कम्प्रिहेंसिव पैकेज है, वो लेके हम आए हैं और इसके एग्जीक्यूशन में जो मसाइल हैं हम उनको भी दूर करेंगे। अच्छा, ये जो बलूचिस्तान पैकेज की टर्म है ना, मुझे तो अब इसी से थोड़ी सी चिढ़ हो गई है। मुझे तो किसी को कुछ देना हो, कुछ अच्छा करना हो तो कर दे, लेकिन जिस चीज़ को पैकेज नाम दे दिया जाता है, पता नहीं वो कभी क्यों नहीं डिलीवर हो पाती है। कराची पैकेज याद है? हमें आपकी नीयत पे कोई शक नहीं है, हो सकता है आपका ये बलूचिस्तान पैकेज एक्चुअली लोगों की ज़िंदगियां शायद तब्दील कर सके, लेकिन इससे पहले भी इतनी मरतबा ये पैकेज का लफ्ज़ बलूचिस्तान के साथ इस्तेमाल किया गया है कि अब लिटरली ट्रस्ट उठ गया है। खैर, मौलाना हिदायतुर रहमान ने अपनी ट्वीट में वज़ीर आज़म के ऐलान का खैर मकदम करते हुए ये उम्मीद जाहिर की है कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर अमल दरामद भी किया जाएगा। ये भी एक टेक्निकल और ट्रिकी पॉइंट होता है ना कि उम्मीद क्यों, मतलब पता है इन चॉइस ऑफ वर्ड से हमेशा लगता है कि एक लूप होल है बीच में, एक पतली गली से निकलने का रास्ता है बीच में। लैक ऑफ ट्रस्ट नजर आता है। तहरीक-ए-इंसाफ के तहत मुख्तलिफ मकामात पर अब तक कई बड़े जलसे तहरीक-ए-इंसाफ ने इस तहरीक के तहत मुख्तलिफ मकामात पर कई बड़े जलसे और रैलियाँ भी निकाली जा चुकी हैं, जिनमें ख़वातीन, आपने देखा कि कितनी एम्पावर्ड ख़वातीन हैं कि अपने हकूक़ के लिए वो बाहर निकली। एंड दे आर कमिंग आउट इन ड्रोव्स, मतलब हज़ारों की तादाद में ख़वातीन भी हैं और बड़ी एलोक्वेंट है। बाय द वे, अगर आपने सोशल मीडिया पे क्योंकि छोटे छोटे इन लोगों के साउंड बाइट्स और इंटरव्यूज़ वगैरह भी आते हैं, मनाजिर भी हम आपको ख़वातीन के हवाले से ही दिखा रहे हैं, तो व्हेन दे स्पीक दे नो एग्जैक्टली व्हाट दे वांट। बहुत एलोक्वेंट हैं और बड़ी डिटर्मिन्ड हैं कि इस बार अपनी डिमांड्स पूरी करवा के ही उठेंगे। अच्छा जी, गवादर को तहरीक तो के रहनुमा मौलाना हिदायतुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। मौलाना साहब, शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आप बड़े हफ्तों से अब तो ये मुतालबात मनवाना चाह रहे हैं, आपसे ये जानना चाहते हैं कि इतने दिनों से आपका एहतजाज जारी है, ये जो 19 मुतालबात जो मीडिया पे रिपोर्ट हो रहे हैं, ये अगर आप हमारे देखने सुनने वालों के लिए दोहरा दें, और क्या आपने इस सिलसिले में किसी से पहले बात करने की कोशिश की थी? क्योंकि धरनों या एहतजाज की नौबत तो तभी आती है ना जब बात ना सुनी जा रही हो, तो क्या हुआ था एग्जैक्टली? हमारे बुनियादी मुतालबात वही हम हुकूमत पाकिस्तान से, वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान से कोई मोटरवे नहीं मांग रहे, कोई ऑरेंज ट्रेन नहीं मांग रहे, कोई ग्रीन बस नहीं मांग रहे, कोई 1 करोड़ नौकरियां जो इमरान खान ने ऐलान किया उनमें हिस्सा नहीं मांग रहे, जो 50 लाख घर का ऐलान किया उसका हिस्सा भी नहीं मांग रहे। और ये हम भी नहीं कह रहे हैं कि ग्वादर के सड़कों को टायल और संगे मरमर का बना दें। हम कह रहे हैं जो समंदर है, जो कुदरत की तरफ से अल्लाह पाक ने दिया है, हज़ारों साल से हमें आबा व अजदाद इसे रोज़गार करके हमें पाला, हमें तालीम दी, हमें इज़्ज़त दिया, तो ये ट्रॉलर माफिया ने जिसकी सरपरस्ती वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत कर रही हैं, उनको लगाम दिया जाए, बॉर्डर माफिया को लगाम दिया जाए, चेक पोस्टों का खात्मा किया जाए, मंशियात के अड्डों का खात्मा किया जाए, कोस्ट गार्ड के मज़ालिब से हमें आज़ाद किया। अच्छा, आपके जितने डिमांड्स हैं वो बिल्कुल जायज़ भी हैं, टू द पॉइंट भी हैं, और वज़ीर आज़म ने ऐलान अब तो कर दिया है कि आपके जायज़ मुतालबात मान लिए जाएंगे। तो अब तो कहा जा सकता है कि आपकी कोशिशें रंग ले आई हैं, एहतजाज मुकम्मल तौर पर ख़त्म भी किया जा सकता है, तो अब एहतजाज जारी रखने का कोई जवाब भी नहीं रहा। मुतमईन हैं आप? इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने हमारे धरने का नोटिस भी लिया है। उम्मीद है देर आया दुरुस्त आया कि इस जदीद दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में, दुनिया ग्लोबल विलेज है कहते हैं कि रसाई के आवाज़ को इस दुनिया के इस कोने से उस कोने तक पहुंचाने के लिए बेहतरीन तेज़ रफ्तार बर्क़ की आलात आ गए हैं।
लेकिन अपने मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म तक बात पहुँचाने में हमें 28 दिन धरना में बैठना पड़ा है। चलो देर आयत दुरुस्त आयत, उम्मीद है इनके इस नोटिस से हमारे मसाइल हल होंगे। लेकिन ये मसाइल ज़रा हमारा एहतजाज वक्ती तौर पर शायद अगर हमारे मुतालबात प्रैक्टिकली अमल दरामद हो जाता है, एहतजाज की शक्ल तब्दील हो सकती है, लेकिन हमारी तहरीक जारी है। अच्छा, अभी भी सर्टनली वो लैक ऑफ ट्रस्ट मौलाना साहब हम देख सकते हैं। आपने कहा कि 28 दिन लग गए जो नहीं लगने चाहिए थे। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी ये कोशिश तो जारी है और होपफुली आपकी बात सुनी गई है, इस पे इन मसाइल के हल की तरफ अमल भी हो और एक्चुअली ये मसाइल हल हो जाएं। आपका आगे का क्या प्लान है? अब आपने अवामी रिस्पॉन्स भी देखा है, लोग हज़ारों की तादाद में आपकी क़यादत में घरों से बाहर निकल कर इस धरने का हिस्सा रहे, तो क्या आप किसी सियासी पार्टी की शक्ल में आने वाले इंतखाबात में भी हिस्सा डालेंगे, हिस्सा लेंगे, या ऐसा कोई इरादा नहीं है? ज़रा मैं ख़ुद पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, जमात इस्लामी से मेरा ताल्लुक़ है, उसका मैं सूबाई जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरा तो सियासी प्लेटफार्म तो जमात इस्लामी है, एक तहरीक है, पूरे अवाम को, पूरे नौजवानों को साथ लेकर जा रहा हूँ। अमली सियासत का जो मेरा प्लेटफार्म है वो जमात इस्लामी ही है और कोई किसी और पार्टी में जाने का प्रोग्राम है ना, और ना मैं अवामी तहरीक को कोई दूसरी पार्टी बना के फिर सैकड़ों हज़ारों पार्टियों की पार्टी का इजाफा करना चाहता हूँ। इसको एक तहरीक की शक्ल देना चाहता हूँ और इस तहरीक में हर फर्द को दावत देता हूँ जो जिस नज़रिए का भी ताल्लुक़ रखता है वो आ जाए, शामिल हो जाए। और हमारा सो अमली सियासत आप कह रहे हैं कि आप जमात इस्लामी के तहत ही करेंगे, और ये जो गवादर को हक़ तो तहरीक है, ये अवामी तहरीक के तौर पर एक नई सियासी जमात नहीं मुतारफ़ करवाएंगे, ये तहरीक ही एक रहने देंगे और इसको एज ए पॉलिटिकल एजेंडा या पॉलिटिकल वेपन नहीं इस्तेमाल और ये करेंगे। होना भी नहीं चाहिए। तो बड़ी बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, ह्यूमन नीड्स हैं जो मांगी जा रही हैं, जो कि टू बी वेरी ऑनेस्ट इस धरने तक बात आनी ही नहीं चाहिए थी, ये ऑलरेडी इनको पहुंच जानी चाहिए थी चीज़ें। बलूचिस्तान हुकूमत का भी पर्सपेक्टिव लेंगे। ज़िया लांगू साहब जो कि बलूचिस्तान हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किए। ज़िया साहब, गवादर में हफ्तों से धरना चल रहा था, रैलियाँ, मुजाहरे भी हुए, कुछ पकड़ धकड़ की कोशिशें भी हुई। मुजाहिरीन से हुकूमत पहले बात कर लेती तो ज़्यादा बेहतर ना होता, या फिर बात की थी और उसके आगे कुछ नहीं हुआ? कुछ बैकग्राउंड बताएं इसकी। देखिए, जब ये धरना स्टार्ट हुआ पहले दिन से ही हुकूमत ने इसको सीरियस लिया। ज़िला इंतज़ामिया के ज़रिए इनके साथ बातचीत हुई। उसके फ़ौरन बाद वज़ीर आला साहब ख़ुद ग्वादर पहुँचे। ग्वादर पहुँच कर उन्होंने वहाँ पर कुछ मुतालबात पर अहकामात भी जारी कर दिए और बाकाया मसाइल को हल करने के लिए सूबाई वज़रा पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई। उस कमेटी के मौलाना साहब से और धरना के लोगों से 3-4 राउंड्स हो गए। जो आखिरी राउंड हो गया तो हमें इत्तला दी गई कि मौलाना साहब के अक्सर डिमांड मान लिए गए और मौलाना साहब एहतजाज ख़त्म करने के लिए एग्री हो गए और मुज़ाकरात करके एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान किया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से वो ऐलान नहीं हो सका। उसके बाद वज़ीर आला साहब ने मुझे भेजा, मैं वहाँ गया, मैंने लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, एहतजाज के हवाले से चीज़ों को भी देखा और फिर मैं मौलाना साहब के साथ बैठा भी। मौलाना साहब के साथ मैं बैठा। मौलाना साहब के 19 डिमांड थे, जिनमें से 16 डिमांड उसी वक्त हमने मान लिए थे। बाकी 3 डिमांड्स उनके थे ट्रालिंग के हवाले से। इस तरह एक माफिया है, जैसे यहाँ करप्शन के माफियाज़ हैं, यहाँ जो है चीनी चोर माफिया है, आटा चोर माफिया, इन सब को एक रात में कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। हमने मौलाना साहब को कहा ये सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। एक हफ्ते में जितना हमने कंट्रोल किया है उसको वो आप मौलाना साहब से ही पूछ लें। अच्छा ज़िया साहब, आपने कहा कि आपने कोशिश की लेकिन सर्टनली बात नहीं बनी। अब वज़ीर आज़म की बड़ी वाज़ेह हिदायत हैं बलूचिस्तान हुकूमत को कि आप गवादर वालों के मुतालबात मानने भी हैं, उन पर अमल दरामद भी किया जाएगा। क्या उम्मीद रखी जाए? कम अज़ कम ये गैर कानूनी फ़िशिंग वाला मामला तो जल्द हल हो जाए ताकि इनके बच्चों को जल्द अज जल्द रोज़गार मैसर आ सकें। कोई डेडलाइन, कोई तारीख, कोई हिकमत अमली बता दें, आप इसके लिए क्या अपनाएंगे? देखें, पहले दिन से हम मसले हल कर रहे हैं, डेडलाइन की ज़रूरत ही नहीं है। ट्रालिंग के हवाले से मैंने कहा आप माहीगीरों से भी पता कर सकते हैं, आप एहतजाज करने वालों से पता कर सकते हैं। वो गैर कानूनी फिशिंग जो वो ख़त्म हो गई है। अच्छा, एक और चीज़, और ये हम आपसे पूछ लेते हैं कि इस मामले के साथ साथ ही
बलूचिस्तान में एक बड़ा वीडियो स्कैंडल भी सामने आ चुका है। बहुत सी मुतासरा ख़वातीन ने हिम्मत की और ख़ुद सामने आई, लेकिन बलूचिस्तान हुकूमत बाअसर मुल्ज़िमान पर हाथ डालने में अभी ऐसी हिम्मत नहीं दिखा पाई। तो क्या एक्शन लिया है? आपको मालूम है कि स्कैंडल की बात हो रही है, तो इसकी क्या फर्दर डिटेल? पूरा पाकिस्तान इस केस की तरफ मुतवज्जे है इस वक्त। जी, पहले दिन से जब हुकूमत को इनका पता चला, इनके खिलाफ शिकायतें आई, फ़ौरन एक्शन लेके 2 भाइयों को गिरफ़्तार किया गया है। उनसे चीज़ें पकड़ी गई हैं, उनके मोबाइल फ़ॉरेंसिक के लिए भेजे गए हैं, उन पर तफ्तीश जारी है। एक लम्हे के लिए भी गिरफ़्तारियों में देर नहीं कर दी गई है। तो बलूचिस्तान एक कबायली माशरा है। पाकिस्तान हमारा एक ऐसा पूरा माशरा ऐसा है कि हम ऐसी चीज़ों का सोच भी नहीं सकता है। लेकिन जब हमारे यहाँ किसी दरिंदे ने इस किस्म की कोई हरकत की है तो हमने सब ने अपनी हुकूमत के साथ मिलकर ऐसे दरिंदों के ख़िलाफ़, अगर किसी के साथ शिकायत भी हैं तो ले आएँ, किसी के हिल्म में भी हैं। अगर आपकी हुकूमत उनके ख़िलाफ़ एक्शन ना ले फिर आपका हुकूमत मुजरिम है। लेकिन जहाँ आपकी हुकूमत एक्शन लेती है और जहाँ आपकी हुकूमत ऐसे दरिंदों के ख़िलाफ़ काम करती है तो हमने उनका साथ देना हो। ये तो एग्जाम्पल बननी चाहिए, ये शख्स और उसके हवाली और उसके साथ तो एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए इनकी। ज़िया लांगू साहब शुक्रिया, क्योंकि लिटरली ये वीडियोस मैंने बग़ैर ब्लर हुए हुए नहीं देखी, क्योंकि हिम्मत ही नहीं हुई। ये जितनी आप लोग देख रहे हैं, और इसको प्लीज़ बच्चे वगैरह ना देखें, क्योंकि इसको बड़े देख के भी ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब हो गए थे। I was in a state of shock when I looked at these videos। और ये वो वीडियोज़ हैं जिनका कुछ हिस्सा हम आपको टीवी पे दिखा रहे हैं। मैंने भी इतनी देखी है क्योंकि इससे ज़्यादा देखने की हिम्मत ही नहीं है। इट मेक्स यू वंडर कि ये कौन लोग हैं, ये हो क्या रहा है। और ख़ास तौर पे हम पाकिस्तान में बैठे कहते हैं ना कि अब नथिंग शॉक्स अस, क्योंकि हमने लिटरली सब कुछ देख लिया है, बट दिस स्टिल शॉक्ड अस कि ये किस तरह दंदनाते फिर रहे ये शख्स, ये इंसान। और ये कोई 1-2 बच्चियों की बात नहीं हो रही, कितनी सैकड़ों बच्चियां हैं जिनके साथ यही हुआ है। और बात अब ये उठिए तो फौरन पकड़ो इसको एंड मेक एन एग्जांपल आउट ऑफ इट, जो कि नाउ इट सीम्स एंड आई एम होपिंग दैट दिस विल बी डन। हालांकि अब तक वैसे हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये भी बात कुछ दिनों से चल रही है, कुछ पता है क्या, वैसे कभी कभी हम एग्जांपल पहले ज़माने में देनी चाहिए थी। अब तो क्योंकि हम उससे अपग्रेड कर चुके हैं ना कि बिल्कुल दरिंदगी या हैवानियत नहीं, दरिंदे और हैवान भी इससे बेहतर होते हैं। जो हमने बलूचिस्तान में ये वीडियो स्कैंडल में मनाजर देखे हैं, ये इसको दरिंदगी और हैवानियत भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये उससे ऊपर के लेवल की क्योंकि विच मेक्स यू वंडर, जो जिस एक शख्स की बात हो रही है, जो इस परपेट्रेटर है, जो सब कुछ कर रहा है, मैं तो उसकी तरबियत पे भी सोच रही हूँ कि उसके साथ क्या हुआ होगा बचपन में फॉर हिम टू बिकम दिस वे। मतलब ये कड़ी है जो चलती है कि आप के साथ क्या किया है कि आप ये बने हैं बड़े होके। खैर एनीवे, इट्स अ मंडे, वी नीड टू डिस्कस अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल। टाइम भी कम है, ब्रेक ले रहे हैं, फौरन वापस आएंगे। गुड मॉर्निंग। अच्छा, दिस इज इंटरेस्टिंग। ये आपको बताएं, ये फॉर ऑल द टूरिस्ट हु आर थिंकिंग ऑफ विजिटिंग नॉर्दर्न एरियाज एंड मरी खास तौर पे, तो आपके लिए ये अहम खबर है कि इंतजामिया ने मरी को स्मोकिंग फ्री जोन करार दे दिया है। सो नाउ इफ यू गो टू मरी यू कैन नॉट स्मोक देयर पब्लिकली। ये बात मुझे वैसे पूरी एक डिटेल तो देंगे, इसलिए भी अच्छी लगी है क्योंकि मरी में आपको पता है बड़े स्कूल कॉलेजेस वगैरह के ट्रिप्स होते हैं, और जस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग इन अ वेकेशन स्पॉट, तो छोटे बच्चे भी सिगरेट उठा ही लेते हैं कि कोई नहीं देख रहा, बड़ी अच्छा मकाम है, तो ये शुगल मेले में ये भी चलेगा। बहुत अच्छा किया है कि पूरा इन्होंने स्मोकिंग फ्री जोन कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने मरी को नो स्मोकिंग जोन बनाने के लिए हिदायत जो है वो जारी कर दी हैं। 18 साल से कम उम्र अफराद पर सिगरेट खरीदने और तालीमी इदारों की हदूद में सिगरेट फरोख्त करने की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद जो है वो यकीनी बनाने का उन्होंने कहा है। इंस्ट्रक्शंस हैं ये सिर्फ मरी तक तो नहीं, ये तो पूरे मुल्क में ही लागू होनी चाहिए कि व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ 18 साल से कम उम्र अफराद सिगरेट खरीद सकते हैं। हमारे सामने खरीदते हैं लोग, हमने बच्चे देखे हैं सिगरेट पीते हुए। और शहर के बाय द वे मरी की फ़िलहाल बात करें, अहम मकामात और तालीमी इदारों के बाहर नो स्मोकिंग के बोर्ड्स भी लगा दिए जाएंगे, जिससे आई वंडर कोई कमाल हो सकेगा। खैर, तंबाकू नोशी की हौसला शिकनी के लिए ये मौसर इक़दाम साबित हो सकते हैं अगर वाकई इन पर अमल दरामद कराया जाए। पिछले दिनों न्यूजीलैंड में भी ये सब कुछ किया गया है, जहाँ नए कानून के तहत 14 साल से कम उम्र बच्चों पर अब जिंदगी भर सिगरेट या तंबाकू की मसनूआत खरीदने पर पाबंदी लगाई जा रही है। एज एन इफ़ यू आर कॉट एंड आपकी उम्र 14 साल से कम है तो आप सारी उम्र फिर नहीं खरीद सकते।
ठीक है, मतलब पीपल एक्चुअली आर गोइंग आउट ऑफ द वे टू क्रिएट एनवायरनमेंट्स जहाँ स्मोकिंग ना हो, और इधर भी ऐसा ही है। इसके बारे में ज़रा हम बात करते हैं और इसका ज़रा मज़ीद डिटेल भी लेंगे। वैसे मुझे बड़ी अच्छी बात लगी है, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद अली ने हमें ज्वाइन किया है। मोहम्मद अली साहब, सबसे पहले तो ये हम अभी खबर दे रहे हैं कि इंतज़ामिया की जानिब से ऐलान सामने आया है कि मरी को स्मोकिंग फ्री जोन जो है वो करार कर दिया गया है, तो इसकी ज़रूरत किस तरह महसूस हुई आप लोगों को? ये काम कब हो जाएगा, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन की बहुत बात हो रही है? जी इंशाल्लाह इसका इतलाक जो है वो 1 जनवरी जो नेक्स्ट ईयर का है उससे इंशाल्लाह हम कर रहे हैं। और बुनियादी तौर पे मलका कौसार मरी को कहा जाता है, जो कि अपनी खूबसूरती की वजह से और वहाँ जो कुदरती हुस्न है उसकी वजह से मशहूर है। बहुत सारे जो सयाह हैं वो हज़ारों की तादाद में रोज़ाना वहाँ जाते हैं। तो इसका मकसद मैं समझता हूँ कि ये है कि बुनियादी तौर पे हम वहाँ पर एक सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी जो है उसको आम करना चाहते हैं, और जो सयाह यहाँ से जाएँ तो वो जो वहाँ ऑक्सीजन और अच्छा जो माहौल है उसको एंजॉय करने जा रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं, जैसे इंसानियत की कोशिश है कि वहाँ पर हम उस पूरे तहसील को स्मोक फ्री जो है वो डिक्लेयर करें और उसको इंश्योर करें। ये बताइएगा अली साहब कि अब तो सिगरेट के मुतबादल वेप्स और ई सिगरेट्स वगैरह भी आ गए हैं, फिर शीशा, वैसे तो बड़े शहरों में पाबंदी है इस पर, तो क्या उन सब पर भी पाबंदी होगी? जी कानून में जिस तरीके से हमारे मौजूद है हम उस पर भी एक फेज मैनर में इंशाल्लाह इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे। इनिशियली जो टोबैको है उसको हम डिस्करेज कर रहे हैं, उसके बाद फिर उसकी जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिसमें ई सिगरेट भी आता है, शीशा भी आता है, तो उसको भी हम इंश्योर करेंगे कि इंशाल्लाह उसकी भी किसी किस्म की वॉलेशन ना हो। अच्छा मोहम्मद अली साहब, ये भी बता दें कि सिगरेट पीने वालों के लिए कुछ वाजे कर दें कि किस मकाम से आगे स्मोकिंग की इजाज़त नहीं, और इस पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए क्या लोगों की चेकिंग भी की जाएगी? हाउ विल यू मेक श्योर कि जिनको नहीं करनी चाहिए वो नहीं कर रहे, और कुछ जोन्स जो आपने बनाए हुए हैं जहाँ की जा सकती है, ज़रा एक्सप्लेन कीजिए। इसमें बुनियादी तौर पे तो जो हमारे पब्लिक प्लेसेस हैं, जिस तरह मरी में माल रोड है या हमारे चेयर लिफ्ट्स हैं या और इस तरह के जो पब्लिक प्लेसेस हैं, वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हमारे जो सरकारी दफातर हैं वहाँ पर इनका सख्ती से इतलाक किया जाएगा। और मरी की जो मेन इस वक्त अर्बन हमारा जो बनता है एरिया मरी का, उसकी सराउंडिंग्स में इनिशियली हम इसको करेंगे इम्प्लीमेंटेशन इसकी, और इंशाल्लाह उसमें हमारी पूरी कोशिश होगी कि इसमें जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, खासतौर पर हमारे होटल के वहाँ जो मालिकान हैं उनको भी हम ऑन बोर्ड ले रहे हैं। फिर एक मरी डेवलपमेंट फोरम के नाम से यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी इसमें हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है। तो तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेके अवेयरनेस भी, और उसके साथ जहाँ हमें ठीक है चलें, अभी तो इट सीम्स लाइक अभी द प्लान इज स्टिल इन द मेकिंग। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अली साहब। ये जो पर्टिकुलरली पब्लिक मकामात हैं वहाँ पर सिगरेट नोशी नहीं हो सकेगी, होनी भी नहीं चाहिए, बहुत अच्छी बात है, और इसको इनकरेज करने के लिए, इसको सपोर्ट करने के लिए हमारा ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। अच्छा जी, अब एक जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं तो उस पर क्या बात की जाए? मैं तो ऑनेस्टली ये सोच रही हूँ क्योंकि बेहिसी हो, लापरवाही और गफलत की इंतहा हो गई है। पीआईए ने पीआईए के तैयारे में सवार 168 मुसाफिरों की ज़िंदगी ख़तरे में डाल दी। पीआईए ने, ये हुआ क्या? ये बड़ी खौफनाक किस्म की एक डिटेल है। You don't want to be a part of it actually। अच्छा, अल्लाह ना करे। एक एटीट्यूड ही ऐसा है कि अब लिटरली डर लगता है कि they have probably gotten away with it once, more than once, they are probably okay if they want to get away with it another time। मतलब खुदा का खौफ करें कुछ। पी के 301 की खतरनाक परवाज़ इस्लामाबाद से उड़ान भरते ही फ़ज़ा में हचकोले खाना लगी। ठीक है जी, ये होना शुरू हो गया। जैसे ही जहाज़ उड़ा टर्बुलेंस आ गई, मुसाफिरों की ऊपर की सांसें ऊपर और नीचे की नीचे रह गईं। इस्लामाबाद से कराची की सुबह 10 बजे रवाना होने वाली परवाज़ ने 2 घंटे ताख़ीर से परवाज़ भरी तो तैयारे ने खौफनाक आवाज़ों के साथ फ़ज़ा में झटके लेना। आप तसव्वुर करें कि आपकी हालत क्या हो रही होगी। खौफज़दा हो रही हूँ कि एक चीज़ जिस पे आप इतना डिपेंडेंट हो और बिल्कुल एक ही तरीके से जाना है, उसने खामोशी से जी उड़ के अगली डेस्टिनेशन पे, और बीच में झटके, आवाज़ें, इस किस्म की चीज़ें अगर आए तो मतलब आपको अपनी ज़िंदगी खत्म होती हुई नजर आना शुरू हो जाती है ना उसी लम्हे। आपके बच्चे, माँ बाप सब आप कहते हैं कि पता नहीं क्या होगा। चीखें निकल गई लोगों की। 20 मिनट के परवास के बाद तैयारे को वापस इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतार लिया गया और फनी खराबी के बावजूद मुसाफिरों को तैयारे से नहीं उतारा गया।
ये सोचें कि वापस उतार लिया तैयारे को एयरपोर्ट पर, लेकिन मुसाफिर उस दड़बे में बंद हैं। एसी भी बंद था और शदीद हबस में मुसाफिरों को तैयारे में बिठाए रखा गया, जिससे मुसाफिरों और बच्चों की हालत और ख़राब होगी। पहले इतनी टेंशन से नीचे उतरे हैं और फिर नीचे आके जहाज़ से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। मुसाफिर अमले से तैयारा तब्दील करने की दरख्वास्त करते रहे, जबकि अमला इसी तैयारे से मुसाफिरों को ले जाने पर बज़िद रहा। बेचारों को, उनको भी, अमले को भी इंस्ट्रक्शन ही मिली होंगी ऊपर से। तो तैयारे ने जी 3 बार परवाज की कोशिश की। ये जैसे कोई मोटर बाइक नहीं आप स्टार्ट कर रहे होते 2-3 बार, ये वो वाला आई एम सॉरी साउंड कर रहा है। और ये 168 लोग बैठे हुए हैं और उनके साथ ही कोशिश, ये ट्रायल एंड रन हो रहा है। ये ट्रायल एंड रन हो रहा है। तो इसने जी ये की, लेकिन हर बार तैयारे से खौफनाक आवाजें आने पर परवाज जो थी वो रोक दी जाती थी। 6 बजे के करीब मुसाफिरों के शदीद एहतजाज के बाद तैयारे का दरवाज़ा जो है वो खोल दिया गया। सोचो जरा, 6 घंटे से बैठे हुए हैं ये यहाँ, और दरवाज़ा खोल दिया गया, जिसके बाद तैयारे में सवार 168 मुसाफिरों में से सिर्फ 6 मुसाफिर तैयारे में मौजूद रहे, बाकी उतर गए। और तर्जुमान PIA का कहना था कि परवाज PK 301 बिल्कुल, इसके 70 मुसाफिरों ने सफ़र से इनकार कर दिया और चले गए। बाकी जितने रह गए 54 मुसाफिरों के लिए मुतबादिल परवाज 309 का इंतज़ाम किया गया। बेसिकली ये सारी सिचुएशन हुई, जबकि परवाज PK 301 सिर्फ 6 मुसाफिरों को लेकर शाम 7:30 बजे कराची पहुंची। और उन 6 को भी बहुत शदीद पहुंचना ही होगा, वरना ऐसे जहाज में जिसमें हम ऊपर जाके नीचे उतर गए हैं। मुसाफिरों का कहना था कि पूरा रास्ता वो अल्लाह अल्लाह करते रहे। जाहिर है जब वो कराची पहुंचे तो एयरलाइन उनका सामान भी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर छोड़ आई थी। भाई तालियां होनी चाहिए इस पे तो, वाह। मतलब है कि अगर किसी को ज़हनी और जिस्मानी अजियत देने का कंपटीशन हो तो ये वाकया टॉप 10 में तो आ ही सकता है। ठीक है, अब मुसाफिरों में व्हील चेयर पर मौजूद 2 माजूर और उम्र रसीदा खवातीन का सामान भी नहीं आया। जाहिर दवाई वगैरह भी होती हैं, जबकि बाज़ मुसाफिरों को कराची से बैरून मुल्क जाना था, उनका सामान भी इस्लामाबाद में रह गया, तो उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट थी वो भी, मतलब बस एक तो वो जान झोंकों में डाल के पहुंचे, कितनी ही इमरजेंसी होगी जो वो पहुंच गए, सामान भी नहीं आया। मतलब और तुम लोग अगर 6 लोग लेके वापस आ रहे थे तो लिटरली 7 वाली कुर्सी पे ही सामान रख देते उनका, वरना तो बाकी जहाज तो खाली जा ही रहा था। मतलब लेकिन अनप्रोफेशनलिज्म की इंतहा जिसे कहते हैं ना, एट एवरी लेवल, आई एम सॉरी, इट्स नॉट जस्ट एवरी स्टेज, एट एवरी डिपार्टमेंट, एट एवरी लेवल, और बेहिसी भी साथ में, बेहिसी भी साथ में। भाई सलाम है उन लोगों का जो फिर भी उस टूटे फूटे जहाज में बैठ के, टूटा फूटा मैं इसलिए कह रही हूँ जिस चीज़ में से आवाज़ें आ रही हो ना, और जो वापस 10 मिनट बाद गोला खा के नीचे लैंड कर गई हो, तो उसमें फिर हम इस मुल्क में टूरिज्म प्रमोट करने की बातें करते हैं इन कंडीशंस के साथ। मतलब है कि क्या ही करेंगे अब। ये है वो पाकमाल लोग जिनकी लाजवाब सर्विस का एक उम्दा नमूना हमने इस परवाज के एक्सपीरियंस में देखा। ब्रेक ले रहे हैं। वेलकम बैक। आजकल ना सोशल मीडिया पे बहुत सी शादियां चल रही हैं। खैर कटरीना की शादी तो खत्म हो गई, लेकिन वो कटरीना तो ऐसे कह रहे हैं जैसे सहेली है आपकी, कटरीना कैफ। अच्छा ठीक है, कटरीना की शादी। हाँ एनीवे, सो एक बॉलीवुड शादी हो रही थी, बहुत ही पॉपुलर थी। एक शादी हो रही है लाहौर में, जाती उम्रा में, जुनैद सफ्तर की, मरीम नवाज शरीफ के बेटे की और कैप्टन सफ्तर के बेटे की, और उसकी तस्वीरें बड़ी वायरल हो रही हैं। एंड the groom and the bride are very cute. This is a very fun wedding. So it seems like a lovely, very nice, very warm family affair. And if Imran Khan can be handsome at the age of 69, that Maryam Nawaz can also be beautiful at 48. So we have to be a little open-minded about everyone. We are going to catch you in the second hour of Geo Pakistan. Stay with us. Good morning. Welcome back. Good morning once again. Hopefully everybody is doing well. और भाई दोबारा से ज़रा एहतियात शुरू कर दें, क्योंकि ये जो कोरोना है ना, इसके मुश्तबा केसेस, जैसे ओमिक्रॉन का मुश्तबा केस आया था, अब बाय द वे उसकी कोई तस्दीक हो सकी कि नहीं हो सकी? नहीं, उसकी कोई अपडेट्स, उसका जीनोमिक टेस्ट वगैरह तो किया जा रहा था, लेकिन फिर भी अब पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट मुतअद्दिद दर्जनों ममालिक में ये वेरिएंट फैल चुका है। तो हमें भी अपने लिए एहतियात करनी है, अपने बुजुर्गों के लिए एहतियात करनी है। एंड वंस अगेन, इफ़ यू आर 50 अबव और आपको एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस हैं तो आप
कहीं से भी जाकर यू कैन जस्ट वॉक इन एंड गेट अ बूस्टर, यानी एक तीसरा टीका आप मुफ्त अपने आप को लगवा सकते हैं। कहना है बिल्कुल पाकिस्तान की, आप ये बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान की अपडेट भी आपको दे दें कि पिछले 24 घंटे में कोरोना से अमवात का फिगर जो है वो 6 है। नए केसेस अगर आपको बताएं तो 244 न्यू केसेस हैं, 0.61 जो है पॉजिटिविटी रेट है। नंबर्स हमारे बिल्कुल कोई इतने हमें डरा देने वाले हैं नहीं, लेकिन ये बड़े कंट्रोल करके यहाँ तक हम पहुँचे हैं। सो वी नो कि ये किस तरह ऊपर जा सकते हैं। हम तो बिल्कुल भी बेखबर नहीं है, हमने पूरा ये ऑलमोस्ट 2 सालों में देख ही लिया है। ओमिक्रॉन के हवाले से बताएं कि यूरोप में बहुत तेज़ी से ओमिक्रॉन जो फैल रहा है। इनफैक्ट यूके ने तो अपना एक वो जो उनका एक थ्रेट लेवल होता है वो 3 से 4 कर दी है, यानी इसको ज़्यादा सिचुएशन जो है इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं और इमरजेंसी बूस्टर नेशनल मिशन का यूके में ऐलान भी किया गया है। सो वहाँ पे बड़ी तादाद में बड़ी तेज़ी के साथ लोगों को बूस्टर शॉट लगाया जा रहा है ताकि उनकी इम्यूनिटी में इजाफा हो। खैर, हमने आपको बताना था, हम आपको याद दिलाते हैं एक्चुअली रोज़ाना कि इन केस आपकी दूसरी डोज़ रह गई है तो आप प्लीज़ दूसरी डोज़ लगाएं, और अगर आप 50 साल से ऊपर हैं तो अपनी तीसरी वैक्सीन की डोज भी आप लगा सकते हैं, विच विल हेल्प यू खुदा न खास्ता और अगर फॉर ऑल द यंगस्टर्स आउट देयर जो कि बिल्कुल इस बात को समझ गए हैं कि वैक्सीनेशन इज़ द ओनली वे टू गो, तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स को कन्विंस करें, क्योंकि हमें ऐसी भी खबरें मिल रही हैं जहाँ पेरेंट्स नहीं मान रहे जी कराने को। तो पेरेंट्स को आपने इस तरह कन्विंस करना है कि जब आप छोटे थे वो बचपन में सारी वैक्सीनेशन आपको करवाते थे ना, और आपकी तो कोई से नहीं थी उस वक्त, तो बस ये अब ये रिवर्स हो गया सारा सीन, और अब आपने नहीं सुननी और पेरेंट्स को कोविड अगेंस्ट कोविड तो वैक्सीनेशन करानी ही करानी है, लाजमी वो हाँ कहें या ना, देयर इज नो अदर वे अबाउट इट। तो कन्विंस करें अपने घर में अपने बड़े आज से पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज का भी आगाज हो रहा है। वी गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट दैट एज वेल। पाकिस्तान के मैदान जो हैं वो फिर से आबाद होने जा रहे हैं, और जो हमारे इर्द गिर्द हालात हैं ना, लिटरली हमें डर लगा रहता है, हमें धड़का सा हो जाता है, पर्टिकुलरली ये जो हालिया वाक़या हमारे श्रीलंकन मेहमान के साथ हुआ, और इसके अलावा भी जो इंटॉलरेंस चीज़ है, इसके अलावा हमारी दुनिया तो हमें फिर उसी निगाह से देखती है। इफ एनी न्यूज़ वुड मेक अ हेडलाइन फ्रॉम पाकिस्तान एंड अक्रॉस द मीडिया हाउसेस इन द वर्ल्ड, तो दुनिया फिर क्या नहीं देखेगी? हाँ, हमें मेरा ख्याल है कि आप इस बात को मान लेना चाहिए कि हम जिस तरह चाहते हैं दुनिया हमें शायद उस तरह नहीं देखती। हमारे यहाँ जो ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं फिर दुनिया हमें उसी लाइट में देखती है, तो हमें वो इंसिडेंट्स कंट्रोल करने की ज़रूरत है। सो खैर पख्तूनख्वा में जनाब अखलाकिया सिखाने का फैसला किया गया। वी गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट दैट एज वेल, बट वी आर नॉट लाफिंग अबाउट इट बिकॉज़ ये मेरा ख्याल है कि हमें वी नीड टू गो बैक टू दैट। इट्स हाई टाइम। मेरा ख्याल है कि बड़ी देर से ये फैसला किया है, और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही क्या, तमाम सियासी जमातों को अपने सियासी कारकुनों की तरबियत देने की ज़रूरत है, लेकिन सर्टनली PTI के कारकुनों को शायद ज़्यादा निस्बतन ज़रूरत है, क्योंकि उनको तो बहुत ही एक शय मिल गई थी ना शुरू में, तो दे नीड टू रियली calm down a little bit, लेकिन forget everything else, big cricket is back in Pakistan। हम और कोई बात कर ही नहीं रहे। अब्दुल्ला, मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, कर लें फिर, आप शुरू करें, आप बताएं क्या अपडेट है। अच्छा जी, आपको बताएं कि पाकिस्तान के खिलाफ 3 T20 और 3 वनडे मैचेस खेलने के लिए वेस्ट इंडीज़ की टीम कराची में मौजूद है, और दोनों टीमों के दरमियान पहला T20 मैच जो है वो आज नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा, और कोरोना के बाद पहली बार नेशनल स्टेडियम में मुकम्मल गुंजाइश के मुताबिक तमाशाइयों या स्पेक्टेटर्स को आने की इजाज़त दी गई है, विच इज़ अ वेरी बिग डील, क्योंकि वो जो एक जो आपको चाहिए होता है ना माहौल कुछ क्रिकेट के लिए, तो वो माहौल आई एम श्योर अब देखने को मिलेगा। साथ ही आपको ये भी बताएं कि बांग्लादेश को क्लीन स्वीप करने के बाद कौमी टीम अब वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बाबर आजम की क़यादत में जो है वो विनिंग फॉर्म बरकरार रखने की कोशिश करेगी। आई हैव नो डाउट्स इंशाल्लाह दे विल डू वेरी वेल। यस, और दोनों टीमों के दरमियान अब तक 18 T20 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिनमें से पाकिस्तान ने 12 मैचेस में कामयाबी हासिल की है। कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद वेस्ट इंडीज़ के 3 अहम खिलाड़ी भी टीम से बाहर हो चुके हैं। बाय द वे, कप्तान केविन पोलार्ड, ऑलराउंडर आंद्रे रसल भी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, लेकिन कप्तान बाबर आजम ने अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम में बैनुल-अक़वामी मयार के खिलाड़ी मौजूद हैं, इसलिए उन्हें आसान हरीफ नहीं समझना चाहिए। किसी भी टीम को एक्चुअली नहीं समझना चाहिए आसान हरीफ। इस चीज़ पे हम बिल्कुल नहीं करते कि इजी लेंगे या उनके प्लेयर्स नहीं आए पूरे तो हम अपना 100% नहीं देंगे। देखें, जो सी भी टीम आती है, जो सी टीम के अगेंस्ट भी आप खेलते हैं,
आपको 100% देना पड़ता है, अपनी एफर्ट लगानी पड़ती है मैच जीतने के लिए। तो ये इजी नहीं होता कि आप जाएं और आराम से मैच जीत जाएं। अगले उनके भी सारे जो प्लेयर्स हैं वो CPL खेलने वाले हैं, कोई इंटरनेशनल वाले प्लेयर्स हैं, कोई एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। तो हम किसी भी टाइम आप किसी भी टीम को इजी नहीं ले सकते। आपको बता दें कि वैसे तो T20 वर्ल्ड कप में भी वेस्ट इंडीज़ की कारकर्दगी जो थी वो बड़ी ख़राब सी रही थी, कोई इतनी इम्प्रेसिव नहीं थी। ग्रीन शर्ट्स ने तो शानदार परफॉर्मेंस भी दिखाई और रिकॉर्ड्स के ढेर भी लगाए थे, आपको याद होगा, इतनी पुरानी बात तो नहीं है। और उम्मीद है कि कौमी टीम अब वर्ल्ड कप के मोमेंटम को जारी रखेगी। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहला T20 मैच जो है आज शाम 6 बजे शुरू होगा। कोरोना के बाद बाय द वे पहली मरतबा नेशनल स्टेडियम में 100% कैपेसिटी के साथ, तमाशाइयों की 100% कैपेसिटी के साथ आई गेस मास्क और वैक्सीनेशन कार्ड वगैरह चेक किए जाएंगे एट द एंट्रेंस, जैसे कि मॉल्स वगैरह में होता है। आई होप कि उस पर वाकई सख्ती से अमल दरामद हो और अनवैक्सीनेटेड लोगों को ना अलाउ किया जाए टू गेट इन द स्टेडियम। वैसे नहीं किया जाएगा, आई एम श्योर। बाय द वे मैं एक बात बताऊं कि आई हैव नाउ सीन पीपल वॉकिंग इन एंड आउट ऑफ शॉप्स विदाउट देयर मास्क। हालांकि बाहर लिखा होता है, नोटिस लगा होता है, ना शॉपकीपर्स रोक रहे हैं, मैंने खुद देखा है ये, एंड आई वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल अबाउट इट। अच्छा जी, अभी हम सिकंदर बख्श से बात करेंगे। सिकू, हमारी जो अब गुज़श्ता सीरीज़ में परफॉर्मेंस रही, वी शुड बी कॉन्फिडेंट फॉर दिस सीरीज़ एज वेल, और फिर होम ग्राउंड का और होम क्राउड का एडवांटेज भी है। व्हाट वुड यू से? सबसे पहले तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है कि फॉरेन टीम यहाँ आ गई है और यहाँ पे खेल मैचेस शुरू हो जाएंगे, 100% क्राउड होगा और इट्स अ वेरी गुड साइन। सबसे पहले तो ये बहुत खुशी की खबर है, PCB को मुबारक हो, PCB को, और आई होप के फ्यूचर में भी टीमें आती चली जाएं। पाकिस्तान की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है और वो जिस तरह खेलते हुए आ रही है फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है और वो अपने जो कार्ड्स हैं अपनी मर्जी से खेल रहे हैं। यानी कि उन्होंने कई लड़कों को रेस्ट दे दिया है, जिसमें हसन अली है, जो कि बहुत अच्छा किया उन्होंने कि हसन अली को, मैं समझता हूँ हसन अली को रेस्ट जो है ना वर्ल्ड कप के उस ड्रॉप कैच के बाद दिया, वरना तो शाहीन को भी वो दे सकते थे। मेरे ये ख्वाहिश थी कि भाई वो आप शाहीन को दे देते T20, वनडे में खिला देते हसन अली को, दोनों को रेस्ट मिल जाता। मगर मुझे लगता है कि थोड़ी सी उनको सजा भी देनी थी, थोड़ा सा उनको टाइट भी करना था। इमाद वसीम को रेस्ट दिया गया है, मलिक को दे दिया, सरफराज को भी टीम से फारिग किया गया है और जाहिद महमूद बगैर खिलाए इन बेचारों को भी निकाल दिया है। तो पाकिस्तान के लिए सिकू, आप बाकी सबका रेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं सरफराज को टीम से फारिग किया गया है, तो मुझे आपका चॉइस ऑफ वर्ड जरा उनको कहा गया कि मतलब सारों को रेस्ट दे दिया आप पहले, मतलब सरफराज को तो खिलाते ही नहीं ना, वो तो कंकशन रूल के लिए रखा हुआ कि अगर रिजवान के सर पे गेंद लगी वो बेहोश हो गया तो फिर वो खेलेगा, उसका फिर अल्लाह की वजह से ऐसा ना हो। बड़ी एक ट्वीट भी आई थी ना सामने तो वो उन बेचारों को तो खामखई के लिए बेचारों को घुमा ही रहे थे। एनीवे, तो पाकिस्तान के लिए मगर एक मेरा बड़ा अजीब सा एक सवाल है, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए मुझे नहीं पता, कि देखें जी एक पाकिस्तान की पूरी टीम बबल में है और वेस्ट इंडीज की टीम पूरी बबल में, क्राउड पूरा 100% होगा, उनको कवर करने के लिए 5000 पुलिस वाले होंगे, 2000 केटरिंग वाले होंगे, क्या वो सब वैक्सीनेटेड होंगे, क्या वो सब मिलकर कोई इशू तो नहीं खड़ा करेंगे? ये मेरा क्वेश्चन मार्क है। ICC से मैं मतलब ये सवाल करना चाहता हूँ कि लड़के तो बबल में हैं, क्राउड जो है वो पूरा फुल है, तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। वर्ल्ड कप में कुछ नहीं हुआ तो होपफुली पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी चीज, और दुनिया के बहुत से ममालिक हैं जहां ऑलरेडी फुल कैपेसिटी के साथ हमने क्रिकेट मैचेस होते हुए देखे हैं। वैसे सिकंदर, हमारे भी SOPs होंगे, चेकिंग वगैरह तो वैक्सीनेशन की हो रही होगी भी, आई एम अज्यूमिंग, बट आई एम श्योर ऐसा ही होगा, वरना कैसे खोल सकते हैं ये सारी चीज़ें? आपको पता है अब सिनेमाज वगैरह बहुत सी और चीज़ें भी खुल गई हैं, इसीलिए बिकॉज हमारे नंबर्स बहुत नीचे हैं और चेकिंग तो हो ही रही है वैक्सीनेशन कार्ड। ये तो बहुत बिल्कुल 100% होंगे, मगर ये कि इंटरेस्टिंग है। मैं तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बात कर रहा था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि लड़कों को उन्होंने बबल में रखा है, लड़के सब परेशान हैं, वो कोई तो मेंटली अपसेट हो गए हैं, किसी ने क्रिकेट छोड़ दी इसी चक्कर में, बेन स्टोक अब खेलने गया वो तो इस चक्कर में ही नहीं खेला कि जी मैं ज़हनी तौर पर बीमार हो गया हूँ बबल की वजह से। एनीवे, तो पाकिस्तान की चीज़ बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि उन्होंने नए लड़के रखे, होपफुली जिसके अंदर देखें हैदर अली भी आ गए, इफ्तिखार है, खुशदिल है। अब इन लड़कों को किस तरह चांस मिलता है, कैसे खिलाते हैं, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। और फास्ट बॉलिंग के अंदर हसनैन को दोबारा बुला लिया गया विदाउट एनी परफॉर्मेंस, उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी, निकाला क्यों था, फिर वापस भी वो आ गए हैं। धानी भी है टीम में, आई होप कि धानी को मौका मिले खेलने का।
तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग कि पाकिस्तान किस तरह अपने कार्ड खेलता है, इसलिए कि दे आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, तो वो अपनी मर्जी से टीम खिलाएंगे। कराची वालों पहले ही बता दें थोड़ी मुश्किल होगी, आपको पता है कारसाज स्टेडियम के अतराफ पे ट्रैफिक का दबाव होता है। सो हम ट्रैफिक पुलिस से भी हाथ जोड़कर ये गुजारिश करेंगे, क्योंकि उसी इलाके में शहर के 2 बड़े निजी प्राइवेट अस्पताल भी हैं, सो मैनेज करें इसको बेहतर तरीके से। आप ट्रैफिक पुलिस से बात कर रहे हैं, मैं तो आवाम से कहूँगी कि प्लीज़ मैनेज करें किसी तरीके से, बिकॉज यू नो कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है जो हो रही है, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लें, वक्त से थोड़ा सा पहले निकल जाएं, अपने आप को ज़रा पेशेंट रखें, ऑल्टरनेट रूट्स लें, मतलब मैनेज अ लिटिल बिट। मेरा ख्याल है कि हर सारा मलबा तो पुलिस, यस, बट एवरीबडी नीड्स टू मेक श्योर दैट दिस हैपेंस। हाँ, मिलजुल कर करें, क्योंकि आवाम पहले ही बहुत चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। सो अब ये भी जिम्मेदारी हम पे डाल दें। करना तो पड़ेगा ही ना, मतलब जो गुजर रहा होगा उसको थोड़ा सा अपने आप को जरा तैयार कर लेना कि ये होने वाला है। भुगतना तो पड़ेगा ही उस ट्रैफिक के दबाव को, अदरवाइज किसी चीज को नहीं। वन ऑफ आवर अदर टॉप स्टोरीज जिसके बारे में अब हम जरा बात करते हैं, बिकॉज हमारे गेस्ट भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। सिंध असेंबली में अपोजिशन की हंगामा आराई और एहतजाज के बावजूद बल्दियाती तरमीमी बिल एक बार फिर मंजूर कर लिया गया। हुकूमत और अपोजिशन अरकान एक दूसरे से गुत्थम गुत्था भी हो गए और नौबत हाथापाई तक भी आ पहुंची। ये आपको मनाजिर हम दिखा रहे हैं ऑफ कोर्स। और शदीद हंगामा आराई के दौरान तरमीमी बिल मंजूर हुआ, जिसके बाद इजलास बर्खास्त कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपोजिशन पर तंज की तीर चलाते हुए वाज़ेह किया कि सिंध के फैसले सिंध की अक्सरियत ही करेगी। लिसानियत शुरू की गई है कि कब्जा नामंजूर। ये सूबाई असेंबली सिंध जो है, ये क्या कब्जा करा हुआ है सिंध पे? सूबाई असेंबली की में हम मेजॉरिटी में हैं। इस सूबे के लोगों ने हमें इलेक्ट किया, ना सिर्फ एक बार इलेक्ट किया, जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी है हर वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा वोट लिए और सबसे ज्यादा मेंबर्स आए। इस सूबे की बदकिस्मती है कि एक अनपढ़ अपोजिशन आ गई है, जो कोई भी काम अगर करना भी चाहती है तो नहीं कर सक रही है। मुखालफत के बावजूद पीपल्स पार्टी बिल की मंजूरी में तो कामयाब हो गई, लेकिन नए बल्दियाती कवानीन के झगड़ों में पुराने सियासी मुखालफीन भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक पेज पर आ गए हैं। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल और अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया। इस पर हमारा मुकम्मल इत्तफाक हुआ कि किसी भी सूरत में ये लिसानी सियासत, यह तासुब वाली सियासत और अवाम की राय को दबाकर गैर आईनी कवानीन को पास करने वाली सियासत को कबूल नहीं किया जा सकता। ये जो 2021 वाला बिल है, पीपल्स पार्टी ने जो कबूल उसको मंजूर करवाया है, हम उसे रद्द करते हैं। न कि सिर्फ ये, बल्कि 2013 में एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ने मिलकर जिस बिल को अप्रूव किया, हम उसकी भी मुखालफत करते हैं और उसे भी रद्द करते हैं। और आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर असद उमर ने भी तरमीमी बिल का मामला कौमी असम्बली और सेनेट में उठाने का ऐलान कर दिया है। सिंध हुकूमत को खबरदार किया कि अगर सियासी मकासद लेकर चलेंगे तो कामयाब नहीं हो सकते, ये उनका कहना था। सुनिए। सिंध की असेंबली के अंदर भी आवाज उठाते रहेंगे, वो चाहे कितनी दफा बोलते रहें कि तुम माइनॉरिटी हो, कि हलीम आदिल शेख के, बिलाल गफार के, खुर्रम शेर जमान के होते हुए एमक्यूएम के जो लोग वहाँ पे बैठे हुए, जीडीए के लोग जो बैठे हुए, आवाज़ तो ये वहाँ पे दबा नहीं सकते। लेकिन ये हकीकत है कि इस वक्त अददी अक्सरियत उनकी है, लेकिन आवाज़ वहाँ पे फिर भी उठेगी। कौमी असेंबली के अंदर, सेनेट के अंदर हम इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे, और वो इसलिए आवाज़ उठाएंगे कि ये सूबाई खुद मुख्तारी की बात नहीं है, ये पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। बल्दियाती तरमीमी कानून के खिलाफ एमक्यूएम कुल जमाती प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी ऐलान कर चुकी है। मुस्लिम लीग नून के मफ्ता इस्माइल और एएनपी के शाही सैयद ने भी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है। तो तमाम सियासी जमातें, ऐसा लगता है कि उन्होंने इत्तेहाद बना लिया है, सिंध हुकूमत के खिलाफ एक महासा है। अब हाफिज नईम साहब, हम जान लेते हैं उनसे कि उनका क्या मौक़िफ़ है, क्या इरादा रखते हैं जमात इस्लामी के रहनुमाएं। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब। हाफिज साहब, सिंध के बल्दियाती निज़ाम पर आप सभी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सभी अपोजिशन की जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये तो क्लियर हो गई है, लेकिन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से या जल्द से जुलूस वगैरह से ये कानून बदला तो नहीं जाएगा, तो फिर क्यों आप लोग ये सब कुछ कर रहे हैं? बैठ के बात करें, मसले को हल करें। देखें, ये बात दुरुस्त है कि सिर्फ जो है वो ज़ुबानी जमा खर्च से तो मसला हल नहीं होगा। इसीलिए जमात इस्लामी मास मोबिलाइजेशन कर रही है, दस्तखती मुहिम चला रही है। 19 तारीख को हमारा बहुत बड़ा कराची बचाओ मार्च होगा इंशाल्लाह। हमारी ख़वातीन की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होगी और फिर उसके बाद जो है वो हम सिर्फ ये कॉन्फ्रेंस और मार्च नहीं,
बल्कि फिर हम जो है वो एक तवील धरने की तरफ भी जाएंगे। हम तो संजीदगी के साथ इस मसले को देखते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि बाकी जो पॉलिटिक्स इस शहर में और इस मुल्क में होती रहती है वो ज़बानी जमा खर्च की होती है, टोकन मुजाहरों की होती है, और फिर बैठकर जो है वो तमाम चीज़ें जो है रिजॉल्व कर लेते हैं और सभी जो है वो हुकूमतों में शामिल रहते हैं। इसलिए कोई करे ना करे, जमात इस्लामी सीरियसली इस मसले को टेकअप कर रही है और करेगी, और इंशाअल्लाह ताला इसके खिलाफ एक बहुत बड़ी मुज़ाहमत आवाम के साथ मिलकर जो पैदा करेगी। अच्छा, एक और चीज़ हाफिज नईम साहब, आप हमें बता सकते हैं कि पीपल्स पार्टी ने जिस अंदाज में ये कानून पास करवाया, इसके बाद एक काम तो ये भी हो गया जो पहले हम नहीं सोच सकते थे कि आप हाफिज नईम साहब और मुस्तफ़ा कमाल भी एक साथ बैठे नजर आए, तो ये बड़ी हमें डिफरेंट चीज़ नजर आई। तो ये राब्ते और बातें क्या सिर्फ इस एक कानून के इशू पर हैं या आइंदा भी ताउन जो है वो नजर आएगा? एक मसले के ऊपर तो अपोजिशन की तमाम पार्टियों का इत्तेफाक है कि ये बिल गलत है और इसको वापस होना चाहिए, लेकिन बहसियत मजमूई हम देखते हैं कि ये पार्टियां उस तरह से संजीदा नहीं है कराची के मामले में जिस तरह उन्हें होना चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल साहब इदारा नूर हक तशरीफ़ लाए थे और ज़ाहिर है कि उनसे इत्तेफाक राय इस बात पर हुआ है कि इस बिल की भरपूर तरीके से मुखालफत होनी है, अपने अपने प्लेटफॉर्म पर भरपूर तहरीक चलाएँ और मुलाकातों का सिलसिला जारी रहे। ज़ाहिर है पोलिटिकल पार्टीज़ कॉमन इशूज़ के ऊपर इत्तेफाक राय भी रखती हैं, तबादला ख्याल भी करती हैं, और मुस्तफ़ा कमाल साहब की पार्टी इस वक्त चूँकि किसी हुकूमती इत्तेहाद में शामिल नहीं है, लिहाजा जमात इस्लामी और उनकी अच्छी गुफ्तगू भी हुई है, और हम ये समझते हैं कि इस बिल को वापस होना चाहिए और जो है वो भरपूर मुज़ाहमत कराची शहर में खास तौर पर पूरे सिंध के अंदर इसके खिलाफ पैदा होनी हमारे साथ मौजूद थे। खैर, सारी ही अपोजिशन जमातें, सिंध में सारी अपोजिशन जमातें इस बिल और कानून के खिलाफ हैं। लेट्स सी कितना प्रेशर बिल्ड होता है और क्या इस पे बाद में इक़दाम किए जाते हैं, और ये जो अपोजिशन का इत्तेहाद इस वक्त नजर आता है कि और भी इशूज़ पे क्या कायम रहता है या नहीं रहता, ये सारी चीज़ें ये तो वक्त ही बताएगा। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक जी। अभी आपको बताना है वन ऑफ आवर टॉप स्टोरीज, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ ने पार्टी कारकुनों को बुनियादी अखलाकियात सिखाने का फैसला किया है। वैसे हमें तो लगा था ये तरबियत घरों में होती है, स्कूलों में भी होती है, लेकिन सर्टनली बड़ों की भी जरूरत पड़ जाती है, ज़रूरत है और अच्छा इक़दाम है, इसको इनकरेज किया जाना चाहिए। सूबाई क़यादत का ख्याल है कि बेहतर कारकर्दगी और गवर्नेंस के लिए अखलाकियात का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात है, देर से ही आया लेकिन दुरुस्त ख्याल आया। पार्टी वर्कर्स की अखलाकी तरबियत करना होगी ताकि अच्छे अखलाक के साथ लोगों को अपनी तरफ माइल करें और अवाम के सामने बेहतर अंदाज में अपना मौक़िफ़ पेश करें। नए मिशन के लिए पेशावर में एजुकेशन ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का दफ्तर भी कायम कर दिया गया है। आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों और पोलिंग एजेंट्स को भी ट्रेनिंग डिपार्टमेंट्स के जरिए तरबियत देने का फैसला किया गया है। ये बहुत ही अच्छी बात है। और आपको बताएं कि सूबा भर में भी पार्टी वर्कर्स के लिए बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग शुरू की जाएगी, जिसमें करोड़ों रुपए भी लग रहे हैं। आपका क्या ख्याल है कि ये ट्रेनिंग सिर्फ पार्टी वर्कर्स तक महदूद रहनी चाहिए या कुछ लीडरान को भी ये सियासी लीडर जो सियासी और अखलाकी तरबियत देने की जरूरत है? ऑफ कोर्स, मतलब ये तो ऑल अक्रॉस ही होनी चाहिए। अमीन गंडापुर साहब मुझे याद आए तो मुझे ये लगा कि इनको भी उसी प्रोग्राम में एनरोल होना चाहिए। मुझे लगता है ये उन्हीं का प्रोग्राम हो रहा है लेकिन and a few others as well, they should also नाम लिया और they should also get enrolled in this program. अच्छा, by the way, and also ये बात सिर्फ इस पार्टी पे महदूद नहीं रहनी चाहिए। All political parties should actually do this, and there is a big need to revisit ethics, अखलाकियात। सेंट्रल एडवाइजर हैं अशफाक पराचा साहब, उनसे पूछते हैं कि क्या इसके तहत अब आगे के इरादे हैं इनके। बहुत शुक्रिया पराचा साहब। राजा साहब, अब सियासी कारकुनों को बुनियादी अखलाकी तरबियत की ज़रूरत आप लोग महसूस कर रहे हैं, तो क्या कोई शिकायत वगैरह मौसूल हो रही थी? अचानक से कैसे ख्याल आया? क्योंकि ये शिकायत एक्चुअली PTI के कारकुनों और दीगर सियासी जमात के कारकुनों से भी लोगों को बड़े अरसे से है। जिस वक्त हमारा पार्टी का मंशूर बना तो उस पार्टी के मंशूर में जो है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का अपना एक बाकायदा एक डिपार्टमेंट है, और जिसके तहत हमने ये तमाम चीज़ों को हमने करना था। चूँकि पहला स्टेप हमारा ये था कि हमने अपनी विंग्स को इस्टेब्लिश करना था। उस पर आपको पता है कि एक पूरा पाकिस्तान और पूरा मतलब कि सूबे लेवल पर हमने उनको इस्टेब्लिश किया, उनके लिए लोग हमने इकट्ठे किए। उसके बाद जो है फिर हमें उनकी तरबियत की ज़रूरत पड़ी। बुनियादी तौर पर हमारा जो काम है इसे कहते हैं तालीम व तरबियत, जो कि इज़ इक्वल टू है अखलाकियात के। जब तक कि किसी भी कौम में अखलाकियात नहीं होंगे तो उसकी क्या पॉलिटिकल उसकी वो स्टैंडिंग होगी।
तो लिहाजा हमने पहले 18 अपनी विंग्स बनाए, उसके हमने उसकी पूरी तंजीमें बनाई और माशाल्लाह मैं आपको इस वक्त ये बात बड़े वसूख से कहता हूँ कि इस वक्त वाहिद एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल पार्टी है जिसके कम से कम 7 से लेकर 8 लाख तक ओहदेदार हैं, यानी ओहदेदार से मुराद के ऑफिस बेरर हैं। और अब हमने उन सब को एक बाकायदा उनके लिए ट्रेनिंग का एहतमाम किया है, उनके लिए हमने बाकायदा मास्टर ट्रेनर्स डेवलप कर रहे हैं और उनको हम यही चीज़ सिखा रहे हैं कि सियासत में हमने कैसे आना है। राइट पराजा साहब, सियासी कारकुन बल्कि सियासी जमातों के हिमायती और मुखालफिन जलसों गलियों बाज़ारों में तो बहुत कुछ करते हैं, सोशल मीडिया पर तो बदअखलाकी के तमाम रिकॉर्ड जो हैं वो तोड़ दिए हैं। तो आप जो तरबियत देने जा रहे हैं उसका फोकस क्या होगा, वरना तो बड़े ये ऑल इनकम्पसिंग हो सकता है। अब जो हमारी विंग्स हैं उनके जो सदूर साहबान हैं या उनके जो सीनियर लेवल के बंदे हैं, हम उनको बाकायदा यहाँ पर उनको बुलाएंगे, उनके लिए सेमिनार्स करेंगे, उनके लिए मास्टर ट्रेनर्स लेके आएंगे, हम उनके लिए इंटरनेशनल जगह से लोग लेके आएंगे। हमें ये पार्टी ने पूरा इख्तियार दिया है कि हम उनके लिए बाहर से लोग लेके आएंगे ताकि उनको पढ़ाएँ, उनको बताएँ कि सियासत किस तरीके से होती है। और फिर इसके बाद ये पहला हमारा फेज़ ख़त्म होगा तो फिर इसके बाद हमारे जो MNAs हैं, हमारे MPAs हैं, हमारे जो हमारे पार्लियामेंटेरियन साहबान हैं, हम उनको भी प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे ताकि जब वो गवर्नमेंट में जाएं, जब वो अपने महकमे में जाएं तो उनको कम से कम ये चीज़ का पता होना चाहिए कि उन्होंने वहाँ पर कैसे बिहेव अच्छा, एक हमने आपसे ज़रा सजेशन पूछनी है कि क्या उस पर भी अमल हो सकता है। अब सियासी कारकुनों को अगर तरबियत देनी है, तहजीब और अखलाकियात सिखानी है तो लीडरशिप जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती है। अगर लीडरशिप बेहतरीन अमल का मुजाहरा करेंगे, बिलो द बेल्ट कमेंट नहीं करेंगे, तकरीरों में मोहतात रहेंगे, सोशल मीडिया पर पर्सनल नहीं होंगे सियासी मुखालिफिन के साथ, तो कारकुन भी समझ जाएंगे कि जनाब हमारे लीडर ने स्टैंडर्ड सेट कर दिया, हमें नहीं लीड बाय एग्जाम्पल होगा। तो सर ऐसे भी तो कुछ हो सकता है, इस पर सोचा है आप लोगों ने कुछ? अभी तो ऐसा नहीं है, मैं इससे एग्री करता हूँ चूँकि की तरबियत तो है नहीं सिरे से। आप देखें यहाँ पर लोग सिर्फ तालीम की बात करते हैं, आपने कभी सुना है कि तरबियत की बात भी करते हैं? जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे ज़माने में स्कूल में लिखा होता था तालीम व तरबियत। हमने तरबियत क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है, इसको जो अंग्रेज़ी में कहते हैं ट्रेनिंग, अब ये तरबियत लोगों ने बीच में से स्कैप कर दी और लोगों ने कारोबार के लिए तालीम शुरू कर दी। अच्छा, तालीम भी हमने लोगों को इस किस्म की दी कि जिसका कि दुनिया में, जिसका कि हमारी सोसाइटी में कोई रोल ही नहीं है और उसका इकनॉमिक्स में हमारे पास रोल ही नहीं है। नंबर गेम बन गई, जिसने नकलें करके ज़्यादा नंबर ले लिए, हर यूनिवर्सिटी कॉलेज उसका यही वो रहा, अपना तोरा इम्तियाज़ रहा कि मेरे यहाँ पर बच्चे ज़्यादा चले जाएँ और उनको आए जाए कुछ नहीं। उसका इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली हमारी सोसाइटी पर आया, हमारी इंडस्ट्री बैठ गई, हमारे सरकारी इदारे बैठ गए, हमारी ब्यूरोक्रेसी बैठ गई और हमारा जो माशरा जो है आज जो आपने सवाल किया है, तो ज़ाहिर है उस हालात के बाद तो ऐसे ही लोग आने थे ना, तो ज़ाहिर है जो हमारे MNAs भी आए, हमारे MPAs भी आए, जो हमारे पार्लियामेंटेरियन भी आए, उनका भी यही था, तो उनका भी यही हिसाब है। आई लाइक योर ऑनेस्टी अशफाक साहब, आई रियली लाइक योर ऑनेस्टी, बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि ज़ाहिर है इसी सिस्टम में से निकले ना MNA MPA भी, तो उनको भी अखलाकी तरबियत की ज़रूरत है मेरा ख्याल है। और ये कारकुनों के लिए जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं, ये स्पेशल से अलग से एक प्रोग्राम लीडरान के लिए भी होना चाहिए। और किसी तरीके से आपकी तरबियत में ये चीज़ भी होनी चाहिए कि जो एक फीलिंग आ गई है ना आवाम में भी और ख़ास तौर पर बहुत सी पार्टीज़ के कारकुनान में कि हम इनविंसिबल हैं, वी आर नॉट आंसरेबल, वी आर अनटचेबल, ये जो तासुर है, ये जो एक ओवर कॉन्फिडेंस है, दैट नीड्स टू बी ब्रोकन एज वेल। ब्रेक के बाद मिलते हैं। ये कॉन्फिडेंस भी कहीं से आते ही है ना ऊपर। अच्छा कुछ रियासतों में बड़ी खतरनाक आपको मनाजिर दिखाने। 6 अमरीकी रियासतों में तूफ़ानी बगोलों यानी टोर्नेडो से तबाही के बाद बहाली का मिशन जो है वो जारी है, बट यू हैव टू सी द वीडियोस कि वो जगह बिल्कुल फ्लैट हो चुकी, जगह क्या पूरे शहर तूफान ने हर तरफ तबाही फैला दी, जिससे हलाक होने वाले अफराद की तादाद जो है ना ऑलमोस्ट 100 हो चुकी है। 94 सो फार कंफर्म्ड है। ज़्यादा हो सकती है तादाद, जबकि दर्जनों अफराद अब भी लापता हैं, यानी
कि कितने तो अभी मिसिंग हैं, पता ही नहीं है वो हवा के बगोलों ने उन्हें कहाँ उठा के फेंका है। तो ये तो एक नाइटमेयर हो गया ना, ये कितनी रियासतों में, ये अमेरिका में ये हुआ है और लम्हों में कितने मकानात, कितनी बिल्डिंग्स मलबे का ढेर बन गई और सिर्फ कैंटकी में 80 अफराद जान से गए हैं। और गवर्नर केंटकी का कहना है कि उन्हें खौफ है कि कहीं मुर्दा खानों में जगह कम ना पड़ जाए। बहुत ये देख रहे हैं, दिस इज अनबिलीवेबल। और अगर आपने वो पुरानी मूवी देखी हुई है ना, कुछ 15 साल पुरानी मूवी है ट्विस्टर, उसका नाम है, तो बड़ी अच्छी तरह आपको समझ भी आ जाए कि हाउ दीज टोर्नेडोज वर्क और इनकी तबाही का लग रहा है। पूरे ट्रक्स आपको पता है उठ जाते हैं उस टोर्नेडो के अंदर, फंस जाते हैं और दे आर लिफ्टेड अप द ग्राउंड। और फिर ऑब्वियसली वो चीज़ें जहाँ गिरती हैं तो वहाँ गिरती हैं। रेस्क्यू वर्कर्स के मुताबिक तबाह हाल इमारतों के मलबे से किसी का जिंदा बच निकलना मुश्किल नजर आ रहा है। सोचिए कि घर के अंदर भी लोग महफूज नहीं रहे क्योंकि ऊपर से छतें ही उड़ गई ना घरों की, और फिर बिजली भी वहाँ मुअत्तल होगी। 5 लाख से ज्यादा घरों को बिजली की फराहमी मुनक़ता है। सो काफ़ी अलार्मिंग सूरत हाल है। पिछले हफ्ते 2 बार हमने ये भी सुना कि कराची और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके भी महसूस हुए, तो ये भी एक चीज़ है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते वो रहे। We will see you tomorrow. Stay safe, wear a mask.